जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, अभी लगभग 99% रेलवे की ग्रुप डी के एग्जाम डेट आ गई है। अन्य रेलवे की भी कई एग्जाम है जिनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए हमारी कुछ बीच में छुट्टियां भी रही हैं। उसका कारण थोड़ा सा मौसम खराब था, इसलिए आप बेहतरीन तरीके से पर डे आपको क्लासें मिलती रहेंगी। जबरदस्त तैयारी ग्रुप डी 5। ठीक है, आपको ये पता है साइंस बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी ग्रुप डी के अंदर, रेलवे के अंदर किसी भी एग्जाम का, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे लोको पायलट हो। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हुए चलते अपने टॉपिक पर। देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र अर्थात हम जो श्वास लेते हैं उसके संबंधित किन किन अंगों की आवश्यकता होती है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करें। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझाऊंगा कि भाई किस तरह से सांस जो है। देखिए, श्वसन तंत्र में हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो अंग पढ़ते हैं वो है फेफड़ा। ठीक है भाई, चलिए श्वसन तंत्र या श्वसन लिखिए यहां पर, बस श्वसन। ठीक है, देखिए श्वसन क्या है। ऐसी सभी भौतिक व रासायनिक क्रिया के योग को श्वसन कहते हैं। ऐसे भौतिक क्रिया जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर, जिसमें क्या होता है भाई, देखिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचकर, सभी कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है। भोजन का ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण करती है। ठीक है, तथा CO2 को बाहर, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। बाहर निकालती है। देखिए, इसमें क्या होता है कि शरीर में जैसे हम हवा लेते हैं ऑक्सीजन, देखिए अब ऐसा नहीं है कि हम हवा के साथ सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं, सभी मिश्रित गैसें लेते हैं हम, जिनमें से शरीर कुछ गैसों को तो बिल्कुल ही बाहर एक्सोसेशन कर देता है, मतलब उनको ग्रहण ही नहीं करता, कुछ गैसों को ग्रहण करता है। वो सभी चीजें हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से हमने भाई क्या लिया था, ग्लूकोज, यानी C6H12O6 ग्लूकोज लिया कोशिका के अंदर अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, ये बात हम पहले से बता रहे हैं। अच्छा, बाहर से गई ऑक्सीजन, ठीक है, जब ये दोनों ने क्रिया की तब आपका CO2 प्लस
H2O प्लस बनी कुछ ऊर्जा बनी जिसे हम ATP के रूप में संग्रहित रहती है ये, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका, ये ग्लूकोज, ये आपकी इसने ऑक्सीजन से क्रिया की, ठीक है। तब इधर क्या बना है, देखिए ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका जल अर्थात वाटर, और ये आपकी क्या है, ये एनर्जी। यही एनर्जी, देखिए ये वाली एनर्जी शरीर में हमें ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है भाई। और यह एनर्जी संग्रहित भी रहती है, जब हम थोड़े समय बाद भोजन करें तब भी हमें एनर्जी शरीर को मिलती रहती है। तो यही जो एनर्जी है जो एकत्रित हो जाती है, इसी के माध्यम से हमें आगे मिलती है। अच्छा चलिए आगे देखो, श्वसन संबंधी सारा कार्य कोशिका में होता है, जिस कारण इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जिस कारण इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अर्थात कोशिका में ही होता है ये पूरा कार्य, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिकीय श्वसन। अच्छा मैं कहूं तो जो श्वसन है यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यह कैसी अभिक्रिया है भाई, तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी इसको देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है ये सारी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अच्छा हम समझेंगे कि इसमें अर्थात श्वसन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, हम अब उनकी चर्चा करेंगे। ये प्रॉपर व्यूज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसी सभी भौतिक व रासायनिक क्रियाओं के योग को श्वसन कहते हैं, जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन, अगर आप चाहें तो आप यहां पर वायुमंडलीय हवा भी लिख सकते हैं, वायुमंडलीय हवा, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी मौजूद होती है। वायुमंडलीय हवा शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है तथा CO2 को बाहर निकालती है, ठीक है भाई। ये प्रक्रिया होती है, देखिए शरीर में ग्लूकोज हमें भोजन से मिलता है और ऑक्सीजन हम भोजन ग्रहण कर लेता है ऑक्सीजन को, इसलिए ये दोनों अभिक्रिया कर कर क्या बनाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा, जिसमें से CO2 जो होती है इसको बॉडी बाहर निकाल देती है। ये कहां निकल जाएगा भाई, बाहर, वाटर अंदर ही रहता है और ऊर्जा भी अंदर रहती है, ठीक है। इस आधार पर यहां पर आपकी कितनी 38 ATP ऊर्जा बॉडी को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपके में। चलिए ये सब चीज कोशिकाओं में होती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। आगे चलते हैं, कैमरे में एकदम आपको साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए मैं ये रफ कर देता हूं। अभी हम जानेंगे श्वसन से संबंधित जो अंग है उनके बारे में, यानी कौन कौन से अंग जो है इसमें यूज होते हैं। सिर्फ हम फिलहाल मनुष्य का पढ़ रहे हैं तो मैं लिख देता हूं, मनुष्य के श्वसन संबंधी अंग, ठीक है।
मनुष्य के श्वसन संबंधी अंग, यानी कौन कौन से अंग? देखिए, सबसे पहले तो सबसे पहले क्या होगा, हम नाक के माध्यम से, नाक जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप नोज, इसके माध्यम से लेंगे हम हवा। ठीक है भाई, यह हवा नासा द्वार के द्वारा, नासा द्वार, नोस्टैल्स, नोस्टैल्स के माध्यम से ये कहा जाएगा, ये पहुंचेगा ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी जिसे आप कहते हैं फेरिंग्स। कहा जाएगा ये? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये आएगा ये स्वर यंत्र, स्वर यंत्र में जिसे आप कहेंगे लैरिंक्स, स्वर यंत्र। ग्रसनी के नीचे स्वर यंत्र जिसे कंठ कहते हैं आप, जहां से आवाज का भी, इसी के अंदर आवाज के भी वो होते हैं, जहां से आवाज का सुरीला होना, मोटा होना, पतला होना, वो भी यहीं से फिक्स होता है। ठीक है, स्वर यंत्र के बाद ऑक्सीजन जाएगी आपकी श्वास नली में, जिसे आप कहेंगे ट्रैकिया। ठीक है भाई, श्वास नली के बाद ऐसे नीचे लौटा लेता हूं, श्वसनिका, श्वास नली के बाद कहां जाएगी ये? श्वसनिका, जिसे आप ब्रोंकाई कहोगे। ठीक है, ब्रोंकाई के बाद आएगी ये वायुकोश। अच्छा, इन्हीं को कूपिका कहा जाता है, वायुकोश कूपिका, जिसे आप कहते हैं एल्वेओली। इसके बाद आएगी आपकी रुधिर, अर्थात ब्लड में, और इसके बाद आपकी कहां आ जाएगी भाई? कोशिका, अर्थात सेल्स के अंदर। ठीक है, और सेल्स के बाद तो आपको पता ही है कहां पहुंच जाएगी? पूरे शरीर में, अर्थात बॉडी। ये होता है श्वसन तंत्र। देखिए, इसमें आपको नाक है, नासाद्वार, इसके बारे में तो खास कुछ पढ़ना नहीं होता। ग्रसनी फेरिंक्स के बारे में, क्योंकि यहाँ एपिग्लोटिस नामक एक वाल्व पाया जाता है, क्योंकि यही से, ग्रसनी से ही दोनों पाइप अलग हो जाते हैं। यहाँ तक एक ही पाइप होता है, यहाँ के बाद दोनों यानी फूड पाइप अलग हो जाएगा, आहार नाल और तुम्हारा श्वास नली यानी ट्रैकिया अलग हो जाएगी, यानी बिल्ड पाइप। इसे क्या कहते हैं? बिंड पाइप। अब देखिए, इस जगह पर एक वाल्व लगा होता है, वो होता है बिंड पाइप के ऊपर, जिसमें क्या होगा, जिस समय आप भोजन करेंगे तो ये पाइप, ये वाल्व जो है, एपिग्लोटिस वाल्व जो है, वो बिंड पाइप को बंद कर लेगा और आपका भोजन सीधा कहां चला जाएगा? पेट में। कभी कभी क्या होता है कि लोग खाना वाना खाते समय बातचीत करते हैं या ध्यान कहीं और होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भोजन, एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाता है और भोजन कभी कभी श्वास नली में चला जाता है। लेकिन श्वास नली में नीचे से एक प्रेशर के कारण, ऑक्सीजन प्रेशर के कारण, वो खाना हमारे मुंह से या फिर नाक के माध्यम से बाहर भी आ जाता है। कभी कभी पानी वगैरह आपने देखा होगा, पानी का बाहर आ जाना, वो यही प्रक्रिया है। ठीक है, अच्छा, ये है आपके अंग। अब मैं इन अंग को आपको एक चित्र के माध्यम से दर्शाता हूं, क्योंकि देखिए, हमारे बॉडी के अंदर मैं कहूं कि मुख्य जो अंग है उसको कहते हैं लंग्स, फेफड़े। यानी इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है भाई? लंग्स की। देखो, लंग्स जो होता है कुछ इस प्रकार से, देखिए, ये है आपका लंग्स।
अच्छा देखो, इसी में इस लंग्स के नीचे इस जगह पर पाया जाता है डायफ्राम। इस जगह पर क्या पाया जाता है भाई? डायफ्राम, जो कि नीचे की जो आंत है हमारी, पेट है, उन सभी के हिस्से को नीचे अलग सेपरेट करता है ये, इसे कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, चलिए इसमें एक तरफ के मैं बना देता हूं। मैं यहां इसमें पाई जाती हैं इस तरह से, देखिए ये दोनों तरफ है सेम। ठीक है, देखिए इसे कहते हैं फेरिंक्स अर्थात ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी के नीचे यहां होती है लैरिंक्स। लैरिंक्स इसे कहते हैं स्वर यंत्र। ठीक है, अच्छा इसके नीचे ये जो गोल गोल डब्बे से में है, यह है आपकी ट्रैकिया अर्थात श्वास नली। ठीक है, अच्छा ये जो दोनों भाग में एक तरफ इधर ऐसे बटी है, ये इसको कहते हैं आपकी श्वसनिका अर्थात ब्रोंकाई। श्वसनिका। ठीक है, इसके बाद देखिए इस पे एक मैंने झिल्ली बनाई है, ये क्या है? झिल्ली या आवरण, इसे कहते हैं प्लूरा। प्लूरा आवरण अर्थात झिल्ली होती है इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा यहां इसी में देखिए इधर, यानी अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो हल्का सा राइट की तरफ यहां ये है आपका हार्ट। ये क्या है आपका? हार्ट यानी हृदय। हृदय ये जहां स्थित होता है उसे कह देते हैं मेडिस्टिनम। मेडिस्टिनम। ठीक है, ये मैंने नीचे बनाया, इसको क्या नाम दिया था? डायफ्राम। ठीक है, चलिए इधर हम चर्चा करें। देखिए ये होती है आपकी श्वसनिका, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स ये वाली नहीं, सॉरी, ब्रोंक्यूल्स होती है ये वाली डंडी। ठीक है, इनको कहते हैं, जो ये पत्ता सा बना हुआ है, ये आपकी वायुकोश। इनका और नाम भी होता है कूपिका। इन्हीं को कहते हैं एल्वेओली। ये जो एल्वेओली हैं, इसी के अंदर CO2 और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ये समझ में आया यहां तक? देखिए हमारे अंदर जो हवा को जो छांटबीन करती है, यानी ऑक्सीजन को अलग सेपरेट और CO2 को अलग, दोनों का विनिमय करती है, जो वो कहाँ होता है? एल्वेओली के अंदर। ठीक है, और मानव शरीर में बहुत सारी एल्वेओली पाई जाती है। ये आपके अगर समझ में आ गया है चित्र, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और अब आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम इन्हीं अंगों को एक एक करके पढ़ेंगे, किसमें क्या बातें दी गई हैं। ठीक है भाई, चलिए यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप चित्र ये साथ बना लेना, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए सेम जो इधर इधर है, ऐसा ही सेम इस तरफ है, इसलिए मैंने एक ही तरफ बना दिया है, क्योंकि फिर ये भी इधर होते, ये नाम भी इधर, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब ऐसा मत समझना कि इधर अलग अलग है। ठीक है, यही है वो। देखिए यहाँ पर जो लैरिंक्स है, स्वर यंत्र, ये कंठ होता है, जैसे कंठ भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कंठ।
जहां से आवाज का सुरीला होना, भारी होना, ये थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है। अगर आप ऐसे रखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा। ठीक है, आप पूरी ट्रैकिया को पकड़ेंगे तो आपको ये सेम ऐसी दिखेगी। अगर आप ऐसे चेक करते हो तो आपकी दिखेगी ऐसे, ये छल्लानुमा दिखेगी आपको। ठीक है, फिर आपको ये इस तरह से देखिए। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए हार्ट कहाँ स्थित होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन में दिया होगा मेडिस्टिनम, या फिर ऐसे भी दे सकता है डायफ्राम के ऊपर। ठीक है, डायफ्राम जो है वो हार्ट, जो खाने पीने के जो यंत्र है, या ऐसे कह सकते हैं जो खाने से संबंधित अंग है, उनको नीचे और ऑक्सीजन के अंगों को ऊपर सेपरेट करने का काम करता है ये डायफ्राम। ठीक है, इसीलिए ये लगा होता है। क्योंकि आदमी ज्यादा खाना खा ले तो दिक्कत होती है, तो ये हल्का ऊपर उठने का प्रयास करता है। ये जब हल्का ऊपर उठने का प्रयास करता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे उभरा हुआ शरीर हो जाएगा ऊपर की ओर। वो यही कारण होता है इसका, किसका, डायफ्राम की वजह से। इसलिए हमें भोजन भी लिमिट से, यानी उतना ही करना चाहिए। अर्थात जहां आपके पेट को 5 की जरूरत है, 5 रोटी खा सकते हैं, वहां आप 4 ही खाइए। पानी पी के बाद में खा लीजिए भले ही, लेकिन एक बार में इतना भोजन ना करिए। क्योंकि जब आप ज्यादा पेट भरेंगे तो डायफ्राम आपका हल्का सा ऊपर उठेगा, जिस कारण से आपको भोजन पाचन में दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये आप चित्र साथ साथ बना लीजिए। चलिए पहला लेते हैं हम श्वसन अंगों में। पहला है आपका नासाद्वार। देखो नासाद्वार का बीच का स्थान खाली होता है। नासाद्वार का जो बीच का स्थान है वो खाली होता है, स्पेस होता है, जिसे नासा बैसम कहते हैं। जिसे नासा बैसम कहते हैं। अच्छा, इसके प्रकृष्ट भाग पर, यानी मैं कहूं कि इसके प्रकृष्ट मतलब आंतरिक दीवार है। इसके प्रकृष्ट भाग पर कुछ ग्रहण कोशिकाएं ऑल्फैक्टरिस एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, इसी में नासा द्वार के अंदर इसमें अनेक सब कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं गॉबलेट सेल्स पाई जाती है इसी के अंदर। ये कौन सा भाग है, नासा द्वार, यानी इसमें आपके जो खाली स्थान होता है वो नासा बैसम कहलाता है। काफी बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। आगे अगर हम बात करें अगले की, अगला है आपका ग्रसनी, जिसे कहते हैं फेरिंग्स। अगला भाग कौन सा है, ग्रसनी अर्थात फेरिंग्स। यह मुख गुहा का
पिछला भाग होता है, पिछला भाग होता है जो जो एपिग्लोटिस, जो एपिग्लोटिस वाल्व के द्वारा लैरिंक्स, लैरिंक्स अर्थात लैरिंक्स स्वर यंत्र या कंठ में खुलता है। देखिए इसमें एक बाल्ब लगा हुआ होता है, ग्रसनी के अंदर एपिग्लोटिस नामक बाल्ब लगा हुआ होता है, जो जिस बाल्ब के माध्यम से यह कहां जाके खुलेगा, तो लैरिंक्स अर्थात स्वर यंत्र में। यही बाल्ब है वो जिसके माध्यम से भोजन और श्वास नली अलग से होती है, अर्थात सेपरेट, दोनों अलग हो जाती है। कभी कभी पूछा जाता है बताइए किस बाल्ब या किस अंग के अंतर्गत श्वास नली अर्थात ट्रैकिया और आहार नाल दोनों अलग डिवाइडेड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो वह भाग कौन सा होता है, ग्रसनी भाग होता है। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात करते हैं। अगला है आपका, अगला जो कोष अंग पढ़ेंगे श्वसनीय अंग, तो वो आपका यही है, कंठ या फिर स्वर यंत्र, लैरिंक्स। देखिए ये क्या है, इसे आदम का सेब भी कहा जाता है। इसके चारों ओर उपास्थि, इसके चारों ओर उपास्थि कार्टिलेज, इसके चारों ओर उपास्थि की चार प्लेट, उपास्थि की चार प्लेट लगी होती है। कौन कौन सी होती हैं, देखिए सबसे पहली होती है थायराइड, जो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, दूसरी होती है क्रिकोन, तीसरी होती है एरिनिटोनाइड, एरिटिनॉइड, चौथी होती है सेंट्रोनी। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या लगी होती हैं, चार उपास्थि कार्टिलेज लगी होती है। ठीक है, इसी में देखो, इसमें ही, चलिए इसके आगे चलते हैं, यहां तक आपकी समझ में आ गया है, आगे चलते हैं। एक लाइन इसी में पढ़ेंगे अभी हम, लैरिंक्स के अंदर ही। इसमें एक जोड़ी वास्तविक बाकरज्जु, वास्तविक बाकरज्जु और एक जोड़ी
कूटबाक रज्जु, कूटबाक रज्जु पाए जाते हैं। देखो यह जो होते हैं वास्तविक बाकरज्जु जो होते हैं भाई, इनका कार्य होता है बोलना, अर्थात आप जो बोल पा रहे हैं वो। लेकिन ये जो कूटरज्जु है, कूट बाकरज्जु है, इनका काम है आप बोलेंगे कैसे, अर्थात आपकी आवाज कैसी होगी, यानी आपकी आवाज कैसी होगी, सुरीली होगी या फिर किस भारी होगी, जैसी भी आवाज है, अर्थात आवाज का माध्यम कैसा होगा, ये निर्धारण कौन करेंगे, कूट बाकरज्जु। और आप बोल पा रहे हैं जो हम, ये इसके माध्यम से। कभी कभी देखिए इसमें प्रॉब्लम होती है, तो आपने देखा होगा लोग बोल मुंह हलता है लेकिन आवाज नहीं निकलती, उनके यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और कैसी सुरीली आवाज होगी, जैसे गायकार वगैरह होते हैं तो उनकी, ये सिंगर वगैरह की ये अच्छा होता है, अर्थात ये आवाज अच्छी होती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे अब श्वास नली। अगला कौन सा अंग था हमारा, श्वास नली, ट्रैकिया। श्वास नली अर्थात ट्रैकिया। देखिए इसमें थोड़ा ही है, इसमें हाईलाइन, उपास्थि के बने सी आकार के सी आकार के छल्ले होते हैं। ट्रैकिया में सी आकार के छल्ले, यही है, दिख रही है आपको ऐसी गर्दन से ये आगे, यही है वो, ठीक है। अगली श्वसनी, अगली बात करेंगे हम श्वसनी, ब्रोंकस। यह क्या है, श्वास नली बच्छ गुहा, थोरैक्स, छाती, बच्छ गुहा में जाकर दो श्वसनियों में विभक्त हो जाती है, इसकी भित्ति में उपास्थि के छल्ले होते हैं, उपास्थि के छल्ले होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया यहां तक। चलिए आगे, देखो अगली है आपकी श्वासोच्छ्वास। अगली हेडिंग डालेंगे हम श्वासोच्छ्वास, इसे आप कहते हैं ब्रीथिंग। देखिए ब्रीथिंग का साधारण शब्द कहें तो इसका अर्थ होता है हवा का
अंदर बाहर करना। अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मान लीजिए जिस समय हम अंदर ले रहे हैं उस समय की स्थिति क्या होगी। तो देखिए, वायुमंडल से ले जाती है तो ऑक्सीजन लेंगे हम, CO2 और N2, ठीक है। ऑक्सीजन में उपस्थित होती है 21% ऑक्सीजन होती है वायुमंडल में। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन होती है 78%। ये ओवरऑल 100 नहीं हुआ है, लेकिन कुछ अन्य भी होते हैं। अब उनको हर एक को तो काउंट यहां नहीं करना आपको, ठीक है। ये तो हो गई आपकी लेने की प्रक्रिया, अर्थात हम जिस समय पर श्वास अंदर लेते हैं उस समय की स्थिति है ये। अच्छा, जिस समय हम बाहर छोड़ेंगे, बाहर, उस समय क्या होगा। देखिए, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन। देखिए, ऑक्सीजन छोड़ते हम 16 से 17% ऑक्सीजन रखते हैं अंदर। CO2 जो है 4% बाहर निकाल देंगे, और नाइट्रोजन जो है उसको 78 के 78% बाहर निकाल दी जाएगी। यानी ऑक्सीजन जो है वो 16 से 17% बाहर निकाल देंगे, जो 21% थी उसमें से। क्योंकि टोटल ओवरऑल जितनी शरीर को आवश्यकता होती है, देखिए प्रकृति के द्वारा हमें बहुत सारी ऑक्सीजन दी जाए, इतनी की हमें आवश्यकता होती नहीं बॉडी को। जितनी की आवश्यकता होती है 3, 4, 5 तक उतना ले लेती है, बाकी बाहर। CO2 जो है 4, अब आपको एक चीज दिमाग में आ रही है कि भाई CO2 अंदर ली तो 0.03% है, 4% बाहर कहां से आए। कि जो आपने भोजन किया था उस भोजन के माध्यम से जो CO2 आपके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ी, यानी आपने ली तो कम है लेकिन भोजन के माध्यम से भी तो आपके अंदर CO2 गई है, उसको मिलाकर आपको वहां पर अंदर 4% CO2 हो जाती है, जिसको ओवरऑल पूरी को बाहर निकाल दिया जाता है। और नाइट्रोजन जो 78% है, 78 के 78% ही बाहर एक्सहेल अर्थात बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आई है। देखिए, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी श्वसन होता है, एक अनऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन वो श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, अनऑक्सी वो होता है जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, ठीक है भाई। यहां तक आपको अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक कर सकते हैं, इसलिए आप एक कमेंट के माध्यम से यह बता सकते हैं आप कि आपको क्लास किस तरह से लगी, या ऐसा कोई पॉइंट्स जो छूट रहा हो उसको भी आप बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। हमारी क्लास आपको प्रतिदिन इसी समय पर मिलती रहेगी, ठीक है भाई। आप बेहतरीन तैयारी करते रहिए, रेलवे एग्जाम को बेहतरीन तरीके से टारगेट करते हुए यह क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।